biotic agents for pollination. हेडिंग डालो, बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन. ठीक है, इसमें लिखो द फ्लावर्स use animals such as bees, butterflies. Flowers use animals such as bees, butterflies, flies, beetles, wasps. ये सारे इंसेक्ट्स हैं. ठीक है, ये सारे इंसेक्ट्स हैं. wasps, ants, moths, birds, bats, etc. birds are birds जो कि एव्स में बिलोंग करते हैं. bats जो है मैमल्स होते हैं. for pollination. तो देयर कैन बी मेनी बायोटिक एजेंट. कोई भी बायोटिक एजेंट जो कि एक जगह से दूसरी जगह कर रहा है पॉलिन ग्रेन्स को, इन केस ऑफ प्लांट्स, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन. ओके, द एनिमल्स लाइक insects, primates जो कि mammals होते हैं, जो कि advanced mammals होते हैं. primates are the advanced mammals. primates का example में lemur लिख सकते हो. lemur is a type of monkey. monkey नहीं होता exactly, it is a type of monkey. ठीक है, तो the animals like insects, primates, tree dwellers मतलब जो पेड़ पे रहते हैं. जो पेड़ पर रहते हैं उनको आर्बोरियल्स भी बोलते हैं. ठीक है, उनको आर्बोरियल्स बोलते हैं जो पेड़ पर रहते हैं. ओके, rodents like squirrel, एग्जाम्पल में squirrel. और reptiles like गेको लिजर्ड. आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिया है रेप्टाइल्स का जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं. एक दिया हुआ है गेको लिजर्ड और दूसरा दिया हुआ है गार्डन लिजर्ड. सो यू कैन राइट एनी ऑफ इट. गेको लिजर्ड भी लिख लो या फिर गार्डन लिजर्ड भी लिख लो. यू विल गेट अ स्कोर. ठीक है, तो कोई भी एनिमल, चाहे वो इंसेक्ट हो या फिर कोई आर्बोरियल एनिमल हो जो कि पेड़ के अंदर रहता है, या फिर जैसे कि रॉडेंट्स क्या होते हैं? रॉडेंट्स वो होते हैं जो कि सीड खाते हैं. तो चाहे कोई रॉडेंट हो जैसे कि स्क्विरल या फिर कोई रेप्टाइल हो, कोई भी अगर एक जगह से दूसरे जगह पॉलिन ग्रेन्स को कर रहा है, पॉलिनेशन करवा रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिनेटर. ओके, whether it is a bird, it is a mammal, it is a reptile, but अगर वो pollination में help करवा रहा है तो that will be considered as a pollinator. मैम ये एम से क्या लिखिए? moths. हाँ, moths भी insects होती हैं. moths they look like butterfly. moths generally butterfly जैसी लगती हैं. butterfly ज्यादा कलरफुल होती है. moths जो है वो ग्रे और क्रिम्सन व्हाइट कलर की नजर आती है, ब्राउन कलर की. तो moths एंड बटरफ्लाईज आर डिफरेंट थिंग, बट हम लोग जनरली moth को भी बटरफ्लाई ही बोल देते हैं. ठीक है, ओके, यहाँ तक लिखो. आगे बढ़े.
मैम 2 मिनट प्लीज। ठीक है लिख लो। मैम ये रेप्टाइल्स के बगल में क्या लिखी है? गेको लिजर्ड, एक तरह का लिजर्ड होता है गेको लिजर्ड। आप चाहो तो एग्जाम्पल में गार्डन लिजर्ड भी लिख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में गार्डन लिजर्ड भी दिया अच्छा हुआ नहीं, है गेको। रिजल्ट में ट्रीज, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम्पल में गार्डन लिजर्ड भी लिख सकते हो, गेको के लिजर्ड भी मैम हो रहता है। गया, हाँ बोलो। हो गया डन। ठीक है डन। आगे बढ़े, सभी का हो गया ना? यस मैम। चलो, पॉलिनेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, लास्ट सेगमेंट बच रहा है पॉलिनेशन का। ठीक है, तो डोंट वरी, ये थोड़ा बोरिंग है आई नो, स्टिल बेयर विथ मी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉलिनेशन में ही नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग है इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन में लिखो, तो इस पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखते हैं। पहले पॉइंट में लिखो, द फ्लावर्स आर लार्ज, the flowers are large, colorful, the flowers are large, colorful, fragrant, fragrant, fragrant and rich in nectar. fragrant का spelling देख लेना please, and rich in nectar. मतलब मेरा स्पेलिंग सही है, आप लोग जो लिखोगे स्पेलिंग सही लिखना। रिच इन नेक्टर, अगर फ्लावर्स बड़े नहीं होकर के छोटे हो गए, इफ फ्लावर्स आर स्मॉल तो उसी में आगे ऐड करो, if flowers are small sized, if flowers are small sized, comma, they cluster to form inflorescence. They cluster to form inflorescence. ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे हम सब कुछ, पहले लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, flowers pollinated by flies and beetles, flowers pollinated by flies and beetles, flowers pollinated by flies and beetles emit foul odor, emit foul odor. Foul odor का मतलब गंदा स्मेल, ओके, गंदा स्मेल, that is foul odor. Some flowers also provide, some flowers provide floral rewards such as, some flowers provide floral rewards
such as nectar, place for laying eggs, place for laying eggs, example, amorphophallus. Let me check the spelling of amorphophallus. हाँ ठीक है, amorphophallus, amorphophallus flower, amorphophallus flower एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, नीट में भी ये आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। एग लेइंग कहाँ पर होता है, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अमोर्फोफैलस जो है, अमोर्फोफैलस इंपॉर्टेंट होता है। अमोर्फोफैलस में क्या होता है, आई विल टेल यू अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट में लिखो, इसी में थर्ड पॉइंट में लिखो, थर्ड फ्लावर्स क्या क्या रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं इसमें। या फिर अलग पॉइंट में लिखो, अलग पॉइंट में लिखो, अलग पॉइंट में लिखो, मॉथ स्पीशीज, मॉथ स्पीशीज। अभी सारे पॉइंट्स तो हम एक्सप्लेन करेंगे, so don't panic, okay? Moth species lays its eggs, lays its eggs. Moth species lays its eggs in the locule of ovary, in the locule of ovary, in the locule of ovary, and in return, it pollinates the yucca plant. It pollinates the yucca plant. यूका बोलते हैं शायद इसको, यूका प्लांट, यूका प्लांट pollinates the yucca plant. The larva of the moth, the larva of the moth feeds inside the ovary, feeds inside the ovary. The larva of the moth feeds inside the ovary and come out of the egg once they are well developed. ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, द मॉथ एंड यक्का प्लांट, द मॉथ एंड यूका या यक्का जो भी है, यूका प्लांट कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, कैन नॉट कंप्लीट their life cycle without each other. That's it, यहां तक लिख लो, फिर एक एक पॉइंट को समझते हैं।
यहाँ तक लिख लो, ठीक है। मैम डन। ओके, चलो ठीक है, डन। ओके, इंसेक्ट पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट्स तो समझ गए हम लोग, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन भी समझ गए। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन करवा रहा हो प्लांट्स का, देन दे आर कंसिडर्ड एज द बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट्स के अंदर जो मेनली हम लोगों को एक कैटेगरी पढ़ना है, दैट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन, कि इंसेक्ट्स कैसे पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेशन में फ्लावर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। फ्लावर्स बड़े होते हैं, दे आर कलरफुल एंड उनसे बहुत अच्छी खुशबू निकलती है। फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस क्यों होता है, फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस क्यों होता है, या फिर फ्लावर्स में कलर क्यों होता है, पेटल्स इतने कलरफुल क्यों होते हैं, ताकि वो अपने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो जनरली जो देखो, अब विंड पॉलिनेशन में लार्ज फ्लावर, कलरफुल फ्लावर या फिर खुशबू वाले फ्लावर, इन सब का कोई काम नहीं, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन में इन सब का कोई काम नहीं, क्योंकि विंड पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन में कोई मतलब नहीं होता विंड और वाटर को कि खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है, कलर अच्छा है या नहीं है। विंड और वाटर जो है ऐसे ही पॉलिनेशन करवा देंगे। पर इंसेक्ट के केस में क्या होता है, फ्लावर बड़े होते हैं, खुशबू वाले होते हैं, क्यों, क्योंकि इंसेक्ट को, एक ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करना है अपने तरफ, कलरफुल होते हैं और उनके पास ढेर सारा नेक्टर होता है। नेक्टर क्यों होता है, कोई भी इंसेक्ट फ्लावर पे क्यों जाएगी, जब तक उसको नेक्टर नहीं मिल रहा है, उसको बदले में कुछ खाना नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों जाएगी। तो कोई भी इंसेक्ट, कोई भी बटरफ्लाई या फिर बर्ड, कुछ भी जो है, वो जब फ्लावर पे जाती है नेक्टर को ढूंढते ढूंढते, तब उस प्रोसेस में वो पॉलिनेशन करवा देती है। अगर फ्लावर्स बड़े साइज के नहीं है, छोटे हैं, अगर फ्लावर्स बड़े साइज के नहीं है, अगर फ्लावर्स छोटे हैं, तो क्या होगा, फ्लावर्स इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेट्स से द फ्लावर्स आर नॉट बिग, दे आर स्मॉल, तो वो ऐसे बंच बना करके इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। फ्लावर्स जो है वो इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अगर फ्लावर्स बड़े नहीं है, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, तो वो बंच के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इनफ्लोरेसेंस बना के प्रेजेंट होंगे, सो दैट इट कैन अट्रैक्ट एन इंसेक्ट। Flowers pollinated by flies and beetles emit foul odor. This exact statement has come in your NEET examination once. ये exact स्टेटमेंट आया था कि फ्लाइज और बीटल्स के केस में फ्लावर जो है वो फाउल ओडर प्रोड्यूस करता है। इज दैट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो फ्लावर्स जो कि फ्लाइज और बीटल्स, मक्खी और बीटल्स, बीटल्स काले रंग के होते हैं, बीटल्स आर ब्लैक कलर्ड इंसेक्ट जो हाँ कि, मैम, ये ब्लैकबेरी जैसे दिखते हैं। हाँ, गंदे से ब्लैक कलर के नजर आते हैं, गंदा सा स्मेल भी प्रोड्यूस करते हैं। बीटल्स और फ्लाइज जो है ना, वो कभी भी फ्लावर के अच्छे खुशबू से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो ऐसे फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिनसे गंदी खुशबू आती है, खुशबू नहीं, जिनसे बदबू मैम आती जैसे सनफ्लावर ना। है। सनफ्लावर से बैड स्मेल आता है, ये बीटल को सनफ्लावर। देखे हैं बहुत बार, वो सनफ्लावर में बैठते हुए। ओके, तो मे बी, आई डोंट रिमेम्बर। जैसे किसी भी फ्लावर से अगर गंदा बदबू निकल रहा है, लाइक मोस्टली बीटल्स एंड फ्लाइज आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रोज, ओके, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड लिलीज, पर वो गंदे स्मेल वाले फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये अब फ्लाइज क्या है मैम, ये फ्लाइज? फ्लाइज मतलब मक्खी, ओ अच्छा, मक्खी मक्खी। ठीक है। सम मैम फ्लावर्स, मक्खी फ्लावर पे बैठती है? मक्खी फ्लावर पे बैठती है, हाँ। ओ। नेक्टर सक करती है ना, मक्खियां भी तो नेक्टर सक करती हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग मधु, आई एम नॉट सेइंग कि हाउस फ्लाई,
घर की मक्खी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और हम भी तो वही सोच रहे थे मैम। और भी स्पीशीज होते हैं, जो कि हाउस फ्लाई नहीं लिखा है यहाँ पे, बस फ्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सम फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अब कुछ फ्लावर्स जो हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं, अगर पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो वो बदले में कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं, ठीक है। अगर वो अपना पॉलिनेशन करवा रहे हैं कि मेरे पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरे जगह करो, तो बदले में वो कुछ रिवॉर्ड देते हैं, जैसे वो नेक्टर देते हैं। ये नेक्टन नहीं है, ये नेक्टर है, ठीक है, नेक्टर है ये। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर इज अ जूस, नेक्टर इज अ लिक्विड और जूस काइंड ऑफ अ सब्सटेंस जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट हेल्प्स इन द फीडिंग ऑफ द इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। तो नेक्टर इज बेसिकली अ जूस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स। नेक्टर्स जो है दे आर अब्सॉर्ब, दे आर टेकन अप बाय द इंसेक्ट्स, दे आर टेकन अप बाय द फ्लाइज एंड ऑल। नेक्टर के हेल्प से जो फ्लाइज हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो अपना पेट भरेंगे, अपने बच्चों का पेट भरेंगे। तो नेक्टर्स आर फूड दैट आर गिवन बाय प्लांट्स टू द इंसेक्ट्स, ओके, इंसेक्ट्स और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके। उसके अलावा कभी कभार कुछ फ्लावर्स, जैसे कि एक फ्लावर होता है अमोर्फोफैलस फ्लावर। अमोर्फोफैलस इज द टॉलेस्ट फ्लावर, जो कि 6 फीट का होता है, ऑलमोस्ट 6 फीट का होता है। 6 फीट समझ सकते हो ना कितना ऊंचा होगा, ओके। अप्रोक्सीमेटली हमारी हाइट जो है वो 5'5" ऐसे होती है, तो हमसे भी लंबा ये फ्लावर होता है। दिस फ्लावर इज रियली ह्यूज, और ये फ्लावर जो है ये बर्ड्स को जगह देता है, या इंसेक्ट्स को जगह देता है। ये इतना बड़ा होता है कि इट कैन इवन गिव प्लेस टू बर्ड्स कि अपने एग्स को लेकर के जाओ, ठीक है। तो बर्ड्स जो है इस फ्लावर के अंदर एग ले करके जाती हैं, और जब वो इस फ्लावर के अंदर एंटर करती हैं एग ले करने के लिए, तब पॉलन ग्रेन्स जो है बर्ड्स में चिपक जाता है। फिर वो एक तो फ्लावर, मैम ये इतना बड़ा फ्लावर है कि बर्ड्स इसमें एग ले कर सकती हैं? हाँ ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है, ठीक है। दिस इज द टॉलेस्ट फ्लावर, मतलब सबसे ऊंचा, सबसे लंबा फ्लावर होता है ये। तो बर्ड्स जो है जब एक जगह से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रही होती हैं, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दे कैन कॉज पॉलिनेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अमोर्फोफैलस फ्लावर जो है वो सिर्फ अपना पॉलिनेशन करा लिया, बदले में कुछ नहीं दे रहा है, देता है, वो जगह देता है एग लेइंग का, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स प्लेस फॉर लेइंग एग्स, ओके। अब एक और प्लांट होता है विच इज द मैम यूका। ऐसे फ्लावर्स कहाँ पे मिलते हैं, मॉर्फस? अमोर्फोफैलस कहाँ पे मिलते हैं एग्जैक्टली, अमोर्फोफैलस कहाँ मिलते हैं वो तो नहीं पता। जो फ्लावर्स कहीं नहीं मिलते वो अमेज़न फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो आई डोंट नो कि ये भी अमेज़न वाले हैं या नहीं। आई हैव टू चेक, एक सेकेंड, लेट मी सी अगर इसका कोई डायग्राम मिले। अमोर्फोफैलस, जस्ट अ सेकेंड, रुको, स्क्रीन शेयर करते हैं, अगर कोई डायग्राम अच्छे से दिख जाए तो, ठीक है। तब तक आगे सुनते रहो साथ के साथ। एक और वैरायटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं युक्का प्लांट, ओके। एक और वैरायटी होता है विच इज नोन एज द युक्का प्लांट। युक्का प्लांट में क्या होता है, मॉथ्स जो होती हैं वो अपने एग ले करती हैं, ठीक है। तो युक्का प्लांट में द मॉथ्स ले देयर एग, और एग ले करती हैं उसमें, और जब वो मॉथ्स हैं, जब वो एग ले करके बाहर निकल रही होती हैं, तो उस टाइम पे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं उनसे। तो एक तरह से पॉलिनेशन भी करवा रहे हैं ये। और दूसरा, ये जो मॉथ्स के जो एग है, ये इस फ्लावर के अंदर, यक्का प्लांट के फ्लावर्स के अंदर ही रहते हैं, उनके ओवरी के लोक्यूल्स में, उनके ओवरी के कैविटीज में ही प्रेजेंट रहते हैं, कब तक, जब तक ये बड़े ना हो जाए। तो बेसिकली ये जो इंसेक्ट्स हैं, जो मॉथ्स के जो बेबीज हैं, उनको फीड कौन कर रहा है, इनको फीड कर रहा है युक्का प्लांट, ओके। और बदले में युक्का प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है। मैम मैम वो एशिया और अफ्रीका में होता है ये सब, वो अमॉर्फस वाला। Okay, okay. I'll show you a picture. दिख रहा है? हाँ देखो, इट्स ऑलमोस्ट 6 फीट, मतलब इस लड़की से 2 फीट, 1 या 2 फीट ज्यादा ही थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है ना? हाँ मैम।
So this flower is almost 6 feet in height, and it allows the other organisms to lay eggs inside it. ठीक है? ओके, ये क्लियर है ये बात? इस फ्लावर का कोई मेडिसिनल यूज नहीं होगा? नो आइडिया, एनसीईआरटी में काम के लिए बस इतना ही दिया हुआ है, तो उसके आगे नहीं पता. फॉर मोर डिटेल्स गूगल इज ऑलवेज देयर, गूगल बाबा से सर्च किया करो फॉर मोर डिटेल्स. ठीक है, इतना आपके एनसीईआरटी में दिया है. कोई मेडिसिनल एडवांटेज नहीं दिया है कहीं पर भी अमोर्फोफैलस का. एनसीईआरटी में तो नहीं है कोई भी डिटेल्स. इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि ट्रूमैन वगैरह में भी इसका कोई अलग यूज दिया हुआ है अमोर्फोफैलस का. ठीक है, तो इज दैट ओके? अब यूका प्लांट में क्या होता है? यूका प्लांट के अंदर मॉथ्स एंटर करती हैं, एग ले करती हैं. जब बाहर निकलने लगती हैं तो मॉथ्स में क्या होता है, उनमें पॉलन ग्रेन्स चिपक जाता है. वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ते चलती हैं और उसी प्रोसेस में पॉलिनेशन करवा देती हैं. जबकि उनके जो एग्स हैं वो ओवरी के अंदर ले करती है, प्लांट के ओवरी के अंदर ले करती है, फ्लावर के ओवरी के अंदर. तो ये जो इंसेक्ट्स के बच्चे हैं, ये जो बेबी एग्स हैं, ये जो एग्स हैं, ये एग्स धीरे धीरे उसी फ्लावर के ओवरी के अंदर खाना पीना खा करके ग्रो करते हैं. ठीक है, तो लार्वा में कन्वर्ट होता है. जैसे ये लार्वा बड़ा होता जाता है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इट कम्स आउट ऑफ द फ्लावर, और ये जब फ्लावर से बाहर आता है तो इसके अंदर भी पॉलन ग्रेन्स वगैरह चिपके होंगे, तो मे बी ये भी पॉलिनेशन करवाता हो. बट बेसिकली वी नीड टू रिमेम्बर कि यक्का प्लांट के ओवरीज के लोक्यूल्स में मॉथ्स जो हैं अपने एग ले करती हैं. तो यक्का प्लांट क्या कर रहा है, मॉथ्स के एग्स को जगह दे रहा है, सेफ प्लेस दे रहा है ताकि वो ग्रो कर सके. और बदले में मॉथ्स क्या कर रही हैं, तो मॉथ्स पॉलिनेशन करवा रही हैं. तो मॉथ अगर खत्म हो जाए तो सारे यक्का प्लांट्स मर जाएंगे, क्योंकि यक्का प्लांट का पॉलिनेशन नहीं होगा, उनका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा. और अगर सारे यक्का प्लांट्स मर गए तो मॉथ्स भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर यक्का प्लांट्स नहीं होगा तो मॉथ्स के पास कोई जगह नहीं होगा एग लेइंग के लिए. ठीक है, तो मॉथ्स एंड युक्का प्लांट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. इज दैट ओके? इज दैट ओके? समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम. यस मैम. एक टॉपिक लिखो, एक टॉपिक लिखो, pollen nectar robbers. Some insects bring about some insects consume the nectar. Some insect consume the nectar. Some insects consume the nectar or the pollens without causing pollination in the flowers. Such insects are considered as robbers. क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर्स के अंदर एंटर करती हैं, या फिर वो फ्लावर्स के आसपास घूम रही होती हैं, फ्लावर्स से नेक्टर ले लेती हैं, कभी कभार पॉलन भी ले लेती हैं,
पर उस पॉलन को खा जाती हैं, नेक्टर को भी कंज्यूम कर लेती हैं, पॉलन को भी खा जाती हैं, पॉलिनेशन नहीं करवाती। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो इंसेक्ट्स हैं ये चोर हैं, ठीक है, ये रॉबर्स हैं। ये जा करके फ्लावर्स से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है जो इनको चाहिए वो तो एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, वो तो ले लेती हैं, पर बदले में ये फ्लावर का काम नहीं करती, फ्लावर के लिए पॉलिनेशन नहीं करवाती। ठीक है, तो ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि नेक्टर चोरी करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को चोरी करते हैं, पर बदले में उनका पॉलिनेशन नहीं करवाते। ठीक है, क्योंकि जब प्लांट आपको अपना नेक्टर दे रही है, प्लांट आपको पॉलन ग्रेन्स दे रही है, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि बदले में बस आप पॉलिनेशन करा दो ताकि मेरा जनरेशन आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो ये इंसेक्ट्स जो होते हैं ये चोरी कर लेते हैं पर दूसरों का काम नहीं करते, so they are considered as robbers. Okay, ओके मैम। is that fine? ठीक है यहाँ तक? Yes, ma'am. चलो, लिख लिए ना? यस मैम। चलो, fine. So this was all about pollination. Pollination में इतना ही था, पढ़कर तो आए हो ना? पढ़ने को कहा गया था पिछले क्लास में। यस मैम। ठीक है, just give me a minute. हम सोच रहे हैं कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करें, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या फिर पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। Let's start with pollen pistil interaction. ठीक है, pollen pistil interaction से स्टार्ट करते हैं। पर याद रखना कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं हुआ है, वो पढ़ना है। ठीक है, अगर क्योंकि pollen pistil interaction ज्यादा बड़ा टॉपिक है, या फिर मे बी वी कैन टेक अप आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड देन मूव ऑन टू special hybridization. चलो ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से ही करते हैं। लिखे तो नहीं हो ना कोई हेडिंग अभी? नेक्स्ट हेडिंग डालो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हम इस हिसाब से प्लान करके चल रहे हैं ताकि आज के क्लास में जो भी टॉपिक्स है वो पूरी कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए फॉरवर्ड ना हो, बिकॉज नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। अगर इससे पहले कोई बीच में एक्स्ट्रा क्लास लगा, मंडे मैम, मंडे तो आज है। आई नो, एक्चुअली थर्सडे फ्राइडे को हम अवेलेबल नहीं है, तो ओ दोनों दिन, अच्छा। तो हाँ, तो मतलब इस हिसाब से ही कुछ है जो कि थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, हम सैटरडे तो चलो छुट्टी होती है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आर नॉट अवेलेबल। तो इस वजह से मे बी आपका अगला क्लास मंडे को हो। ठीक है, मैम ऐसा टेस्ट नहीं ना होगा? क्यों टेस्ट क्यों नहीं होगा? टेस्ट नहीं देना क्या? देना है, लेकिन आप तो जा रही हैं। हम टेस्ट बना कर जाते हैं, चलो देखते हैं टेस्ट का, आई सी अगले 15-20 मिनट में हम डिसाइड करते हैं टेस्ट का क्या करना है। ठीक है, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। तो इसीलिए अभी जो पढ़ेंगे वो अगले क्लास में फॉलो अप नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है, वरना 2 क्लासेस के बीच में सब कुछ गुम हो जाता है, सब कुछ गोल हो जाता है। तो चलो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से स्टार्ट करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हेडिंग डालो। ठीक है, इसमें लिखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, outbreeding devices are features of a plant, outbreeding devices are features of a plant that
discourage self-pollination, as ब्रैकेट में लिखो as self-pollination causes inbreeding depression. As self-pollination causes inbreeding depression. We'll talk about it. पहले लिख लो. Causes inbreeding depression and encourages, bracket close, and encourages cross-pollination and encourages cross-pollination. ठीक है. Outbreeding devices are features of a plant that discourage self-pollination, as self-pollination causes inbreeding depression and encourages cross-pollination. ठीक है. Outbreeding devices क्या होता है? Outbreeding devices मतलब कि सेम प्लांट्स में बार बार पॉलिनेशन नहीं हो रहा हो, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या होता है, एक प्लांट अगर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, एक प्लांट अगर बाइसेक्सुअल है मतलब कि मोनेशियस है अगर, तो क्या होगा, बार बार उसी प्लांट के एंथर से उसके ओवरीज फर्टिलाइज होंगे, तो जो न्यू बेबी प्लांट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट, है ना. पर क्या होता है कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन से बार बार जो बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस होते जाते हैं, मतलब एक पेरेंट है, उसके अंदर ही स्टिग्मा प्रेजेंट है, उसके अंदर ही एंथर्स प्रेजेंट है, तो ओवरीज जो है वो एंथर्स से फर्टिलाइज हो गए, बेबी प्लांट प्रोड्यूस हुआ. तो बेबी प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक वही होते हैं जो पेरेंट्स के पास हैं. ठीक है. अगर पेरेंट्स येलो फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेबी प्लांट भी येलो फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करेगा. बट जो बेबी प्लांट्स होते हैं दे आर मोर प्रोन टू एक्सटर्नल क्लाइमेट, मतलब उनके अंदर खराब होने की क्षमता ज्यादा होती है. दे कैन इजिली गेट सिक, ओके, दे कैन इजिली गेट सिक, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से उनमें जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होगा बेबी प्लांट्स में, या फिर उनमें अगर फ्लावर्स जो प्रोड्यूस होगा वो इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है जितने अच्छे पेरेंट्स में हो रहा था. ठीक है. तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन बहुत सारे जनरेशन तक होता रहे, अगर बहुत सारे जनरेशन तक, इसको क्लोन बोल सकते हैं. एग्जैक्टली क्लोन्स नहीं बोलेंगे इसको, एग्जैक्टली क्लोन्स नहीं बोलेंगे, ऑल्दो सेम ही प्लांट से हो रहा है, पर इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो जनरेशन बाय जनरेशन खराब होते चले जाते हैं. ठीक है. मतलब पेरेंट्स जो है वो उनमें ज्यादा अच्छा क्वालिटी है. अगर पेरेंट्स ज्यादा अच्छे फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो जो बेबी प्लांट होगा वो उससे खराब फ्रूट प्रोड्यूस करता है. ये क्यों होता है? ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से होता है. देयर इज अ रीजन व्हाई मैरिज इन द सेम फैमिली इज अवॉइडेड. एक रीजन होता है जिसकी वजह से मैरिज और कंटिन्यूअस मैरिज इन द सेम फैमिली इज अवॉइडेड. रिश्तेदारों में हम शादियां नहीं करते, वी ट्राई आवर बेस्ट कि कोई दूर का इंसान हो जिससे शादी हो रही हो. व्हाई? बिकॉज जैसे किसी क्लोज रिलेटिव्स में शादी होता है तो उस केस में जेनेटिक डिसऑर्डर का चांसेस बहुत बढ़ जाता है. जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो, यू कैन से कि एक तरह का इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, क्योंकि कहीं पे दो ट्रेट्स प्रेजेंट हैं. किसी एक फैमिली में ट्रेट्स रन होता है, राइट. एक फैमिली में किसी एक बीमारी का ट्रेट्स रन होता है. किसी एक फैमिली में सुनोगे कि डायबिटीज है तो लगभग सभी को डायबिटीज हो रहा है. हर जनरेशन में डायबिटिक पेशेंट्स आ रहे हैं. तो कोई भी ट्रेट जो है, कलर ब्लाइंडनेस ही जो है वो दबा हुआ रहता है, बिकॉज अगर सिंगल एलील प्रेजेंट है तो रिसेसिव ट्रेट है. पर अगर सेम फैमिली में शादी हो जाए
तो एक के पास रिसेसिव ट्रेट है, दूसरे के पास भी रिसेसिव ट्रेट है, दोनों रिसेसिव ट्रेट मिल करके डोमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों रिसेसिव ट्रेट मिलकर के डिजीज प्रोड्यूस कर देंगे। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई मैरिज इन द सेम फैमिलीज आर अवॉइडेड। सेम फैमिली में मैरिज को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द कल्चर्स, कुछ कल्चर्स में किया जाता है सेम मैरिज में शादी, सेम फैमिली में शादी। दैट इज जस्ट बिकॉज दे बिलीव दैट प्योरिटी ऑफ ब्लड शुड बी मेंटेन। उनका ये मानना होता है कि प्योर ब्लड मेंटेन करना है। जैसे इजिप्शियन फैमिलीज जो हैं, उनमें सेम फैमिली में शादियां होती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका जो ब्लड है वो दूसरे किसी फैमिली के ब्लड के साथ मिक्स हो, वो चाहते हैं कि उनका ब्लड प्योर रहे। जबकि मेंटेनिंग प्योरिटी ऑफ ब्लड, अपने जनरेशन की, अपनी फैमिली की प्योरिटी मेंटेन करने के चक्कर में बहुत बार इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? तो सेम फैमिलीज या सेम कनेक्टेड इंडिविजुअल्स में अगर बार बार मेटिंग होता रहे तो उसके वजह से जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होते हैं वो उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। या तो उनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाए, या फिर उनमें कोई हार्ट का डिजीज नजर आ जाए, या फिर उनमें कोई मेंटल डिसऑर्डर नजर आ जाए, कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम्स नजर आता है। सेम गोज विथ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट में अगर बहुत सारे जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। फ्रूट्स जो है वो अंदर से खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो खुद ब खुद सड़ने लग जाते हैं, ठीक है। फ्लावर्स जो है वो कुछ टाइम प्लांट में रहने के बाद गिर जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती ही है प्लांट्स में, अगर बहुत जनरेशन तक उनको सेल्फ पॉलिनेट करवाते रहो। इज दैट ओके? तो इस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम लोग ऐसे हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं कि सेम मैरिजेस, सेम फैमिलीज में मैरिज नहीं होना चाहिए, या सेम कम गोत्र वगैरह चेक करते हैं। हमारे में हम जो कुछ भी करते हैं दैट इज डिपेंडेंट ऑन अस, हम लोग डिसाइड करते हैं। वैसे ही प्लांट्स भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। प्लांट्स का जो मेथड होता है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का, उस मेथड को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हमारे में जो मेथड होता है सेल्फ पॉलिनेशन या सेम मेटिंग को प्रिवेंट करने का, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं खून खराबा, है ना। हम लोग खून खराबा के थ्रू प्रिवेंट करते हैं। पर प्लांट्स जो है वो लोग कोई खून खराबा नहीं करते, वो बहुत शांति से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। इज दैट ओके? समझ रहे हो ना ये चीज? तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या क्या होता है, वी नीड टू राइट दैट डाउन। पहले पॉइंट में लिखो, पहले पॉइंट में लिखो, यहां तक समझ में आया ना? इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करवाना चाहिए, ये सब समझ में आया ना? बताओ। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट पॉइंट में लिखो pollen and stigma, pollen release and stigma receptivity, pollen release and stigma receptivity, pollen release and stigma receptivity are not synchronized, are not synchronized. मतलब क्या हुआ कि चलो मान लो कि मोनेशियस प्लांट है, मोनेशियस मतलब बाइसेक्सुअल हुआ, ठीक है। मान लो बाइसेक्सुअल प्लांट है तो ओवरीज भी इसके अंदर ही प्रेजेंट है, और एंथर्स भी यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो अब बाइसेक्सुअल प्लांट है पर प्लांट नहीं चाहता कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, ठीक है। बाइसेक्सुअल प्लांट है पर प्लांट डज नॉट वांट कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करना है। तो क्या होगा कि जब एंथर मैच्योर होगा, जब एंथर मैच्योर होता है, एंथर मैच्योर होता है मतलब पॉलन मैच्योर होता है, एंथर्स रिलीज होता है, राइट।
पॉलन में डेहिसेंस होता है, पॉलन ग्रेन्स ऐसे बर्स्ट होता है, एंथर्स ऐसे बर्स्ट होता है और पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। तो ये जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए उस टाइम पे ये जो गाइनोशियम है ये मैच्योर नहीं हो पाई। ठीक है, मैच्योर होने का मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन है यहाँ पे। ठीक है, जब भी हम बोल रहे हैं मैच्योर हुआ या मैच्योर नहीं हुआ, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन है। तो एंथर्स जो है वो मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन्स जो है वो मैच्योर है, दैट इज रेडी टू रिप्रोड्यूस, पर फीमेल जो है शी इज नॉट रेडी टू रिप्रोड्यूस। तो क्या होगा, एंथर्स कब तक वेट करें, एंथर्स विल फॉल ऑन द ग्राउंड एंड दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, या फिर जो एंथर्स है वो किसी और प्लांट को पॉलिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा होने से सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, या फिर सेकेंड केस ऐसा है कि जो ओवरीज है वो मैच्योर हो गई, फीमेल जो है उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गया, पर जो एंथर्स है वो मैच्योर नहीं हो पाए। तो पॉलिनेशन हो पाएगा क्या? नहीं मैम, नहीं हो पाएगा। जब तक दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं तब तक पॉलिनेशन कैसे करवाएंगे? ठीक है, तो जब पॉलन का रिलीज और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी क्या होता है? तो जब फीमेल गाइनोशियम जो है वो जब मैच्योर होती है, गाइनोशियम जब मैच्योर होती है तो उसका एक इंडिकेशन होता है, वो रिसेप्टिव हो जाती है। रिसेप्टिव होना मतलब वो पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लायक हो जाएगी। ठीक है, वो पॉलन ग्रेन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, अट्रैक्ट क्या ही करेगी, वो पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर पाती है। तो जब तक पॉलन का रिलीज और स्टिग्मा का एक्सेप्ट करने का पावर दोनों एक टाइम पर ना हो, दोनों सिंक्रोनाइज ना हो, दोनों सेम टाइम पे ना हो, तब तक पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो ये एक मेथड होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का ये पहला मेथड हुआ। इज दैट ओके? यस मैम। चलो लिख लो इसको। ये एक्सप्लेनेशन आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, बस एक लाइन में लिखो, व्हेन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखो। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब तो सेम होता है। सिंक्रोनी या सिंक्रोनी जो भी बोलो, उसका मतलब होता है तालमेल। तो जब पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में कोई तालमेल ना हो, जब फीमेल अलग टाइम पे मैच्योर हो रही हो, मेल अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा हो। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड मतलब कि सेम टाइम पे होना, नॉट सिंक्रोनाइज्ड मतलब इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब कोऑर्डिनेशन होता है बेसिकली। सेकेंड में लिखो, एंथर एंड स्टिग्मा, anther and stigma are placed, anther and stigma are placed at different positions. मान लो गाइनोशियम है, मान लो कि ओवरीज जो है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, स्टिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और मान लो कि पॉलेंस जो है वो यहीं पर प्रेजेंट है। तो पॉलेंस तो मोटाइल नहीं होते ना, पॉलेंस तो कैसे मूव करते हैं, वो एयर के थ्रू मूव करेंगे, वाटर के थ्रू मूव करेंगे, कोई इंसेक्ट उनको मूव करा सकता है, पर खुद से तो वो फ्लाई नहीं करते। तो पॉसिबल नहीं है ना कि ये पॉलेंस जो है वो उड़ करके यहाँ पे स्टिग्मा पे पहुंच जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नो मैम। तो ऐसे सिचुएशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है। जब एंथर और स्टिग्मा जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट है, एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट है,
तो उस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करता है। ठीक है, इस केस में भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर दोनों प्रेजेंट है, एंड्रोशियम भी है गाइनोशियम भी है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके एट डिफरेंट पोजिशंस, इसमें आगे लिख लो कॉमा देके, सो दैट दे नेवर कम इन कंटैक्ट। ये सब क्यों हो रहा है? सारे ये मैकेनिज्म्स किस चीज के लिए हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। देखो, हम जब कभी भी इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे, यहां से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना ही करना। आई विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक है, अभी ही बता दे रहे हैं, एक तरह से हेल्प ही हो रहा है आप लोगों का, बट आई विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक है, जब भी हम टेस्ट लेते हैं। आई हैवंट डिसाइडेड द डेट येट, अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुआ है। ओके, फोर्थ मैकेनिज्म लिखो, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सारा झमेला ही खत्म। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर प्रोड्यूस हो गया तो, है ना होंगे दो तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ना ही चक्कर रहेगा, ना ही प्रॉब्लम रहेगा कुछ सेल्फ पॉलिनेशन का, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का। तो बेस्ट वे है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो जिस प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। क्यों? क्योंकि उनमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फोर्थ पॉइंट लिखो, एनसीईआरटी में प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स फोर्थ पॉइंट है। उससे पहले एक और पॉइंट है, पर हम थोड़ा ऑर्डर इधर उधर किए हैं, बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन समथिंग। फोर्थ पॉइंट में लिखो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में लिखो, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, it is a genetic mechanism, it is a genetic mechanism that prevents, it is a genetic mechanism that prevents self pollen, I'll explain it. It is a genetic mechanism that prevents self pollen from same flower, ब्रैकेट में self pollen में लिखो, from same flower ब्रैकेट में, from same flower or different flower from same plant. ठीक है, फ्रॉम ब्रैकेट में जो है वो ब्रैकेट में ही लिखना, ब्रैकेट के बाहर मत लिखना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग the ovules by preventing pollen germination on pistil. In pistil. लिखो यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को।
हो जाए तो बता देना प्लीज। डन मैम। ओके, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है वो समझो यहाँ पे, ठीक है। ब्रीफली हम समझा देते हैं। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन दोबारा पढ़ेंगे, पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन का, ताकि आप लोग जर्मिनेशन समझ पाओ। लेट मी ड्रॉ एन ओव्यूल हियर। याद है ओव्यूल्स ड्रॉ किए थे, 6 टाइप के ओव्यूल्स पढ़े थे हम लोग, याद है कुछ? यस मैम। याद है? एपोफारस कुछ ऐसा। एनाट्रोपस, एट्रोपस। एनाट्रोपस, हाँ एट्रोपस। आई एम जस्ट ड्राइंग एन ओव्यूल हियर, ठीक है। यहाँ पे ये ये ओव्यूल, दूसरा वाला नहीं, दूसरा वाला नहीं है ये। नाम बता दो दूसरा वाला है कौन सा है? एनाट्रोपस है। नहीं मैम, ये सिनो ऐसा कुछ था। एनाट्रोपस तो हाँ बिल्कुल मैम, नहीं है, एनाट्रोपस है। बिल्कुल नहीं है। क्या पुष्कर? एनाट्रोपस है। हाँ हेमीट्रोपस, एनाट्रोपस, नहीं एनाट्रोपस, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस नीचे की तरफ एनाट्रोपस। एनाट्रोपस, Yes, ठीक है। चलो, तो ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड ये है, ठीक है। ये है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? ये सिनर्जिड सेल्स और एग सेल्स। और हाँ गुड, सिनर्जिड सेल्स एंड एग सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एग अपैरेटस होता है, तो यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होगा, एक एग सेल प्रेजेंट होगा। चलाजल एंड पे कौन से एग्स प्रेजेंट होते हैं? एंटीपोडल सेल्स। चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बीच में एक सेंट्रल सेल होता है जिसमें कि 2 छोटू से न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब क्या हो रहा है, अब देखो, अब डायग्राम आगे बनाना है तो हमको। अब ये है ओव्यूल, ठीक है, ये है ओव्यूल, ओके। ये इस पैराग्राफ को रब कर सकते हैं क्या, या फिर छोड़ो रब नहीं करते हैं? ओवरी हम ऐसे ही बना देते हैं। मैम कर दीजिए, हम लोग लिख चुके हैं। लिख चुके हो ना? सेल्फ पॉलन तो समझ चुके हो ना, ये जो लिखे हैं फ्रॉम सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम द सेम प्लांट, ये तो समझ चुके हो? यस मैम। ठीक है, तो हम रब कर रहे हैं बिकॉज आई नीड सम स्पेस फॉर द डायग्राम। पहले हम सोचे नहीं थे, तो हम रब कर रहे हैं, ठीक है। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं जस्ट थ्रू अ डायग्राम, ठीक है। ये है ओव्यूल। ये ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर में, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ये ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी के अंदर में। ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये है स्टाइल, नीचे है ओवरी, और सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा। कोई दिक्कत इसमें? ये है स्टिग्मा, बीच में जो थिन रीजन रहता है वो है स्टाइल, और नीचे क्या प्रेजेंट है? जो बल्ज्ड एरिया है दैट इज द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। कोई डाउट नहीं इसमें? अब देखो, जब कोई पॉलन ग्रेन आता है, ठीक है, जब कोई पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गेमीटोफाइट है या फीमेल? मेल है या फीमेल है? मेल गेमीट है ना पॉलन ग्रेन, मेल 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 गेमीट है पॉलन। अब कभी भी जब कोई पॉलन आता है, कभी भी कोई पॉलन आता है, तो जब वो स्टिग्मा पे पहुंचता है, ठीक है, वो स्टिग्मा पे पहुंचता है, तो एक मेथड होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन बोला जाता है इस मेथड को। एक सिंगल पॉलन ग्रेन ही बनाते हैं, वरना कहीं ऐसा ना सोच लो कि सारे पॉलन ग्रेन सेंटर कर जाएंगे। एक सिंगल पॉलन बनाते हैं, एक सिंगल पॉलन ग्रेन बनाते हैं।
यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है, मतलब पॉलन और पिस्टल के बीच में ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों मिल करके वी कॉल इट पिस्टल। ठीक है, तीनों मिल करके पिस्टल का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जब कभी भी स्टिग्मा के पास आता है ना, तो स्टिग्मा और पॉलन के बीच में कुछ वार्तालाप होता है। ठीक है, दिस इज अ केमिकल प्रोसेस, ये कुछ केमिकल्स का रिलीज होता है, स्टिग्मा कुछ केमिकल रिलीज करती है, पॉलन कुछ केमिकल रिलीज करता है, एंड दे टॉक अमंगस्ट ईच अदर, दे इंटरैक्ट अमंगस्ट ईच अदर। ठीक है, दे टॉक अमंगस्ट ईच अदर whether they want to pollinate, whether they want to fertilize or they don't want to fertilize. अगर स्टिग्मा के पास ये ऑप्शन रहता है, अगर स्टिग्मा इस पॉलन ग्रेन को देखती है, इस पॉलन ग्रेन से बातचीत करती है, एंड शी लाइक्स हिम, okay, if the stigma feels that yes it is a good pollen grain, it will be good for me, तो अगर स्टिग्मा को रियलाइज होता है that the pollen grain is a good pollen grain, okay, ये जो पॉलन ग्रेन है ये रिकॉग्नाइज कर रही है अगर स्टिग्मा कि हाँ मेरे ही स्पीशीज का है, मेरे ही बिरादरी का है, दिस इज अ नाइस पॉलन ग्रेन, अगर स्टिग्मा जो है वो इस पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर रही है, तो स्टिग्मा जो है वो इस पॉलन ग्रेन को अलाउ करती है टू फर्टिलाइज इटसेल्फ। ठीक है, एंड द पॉलन विल प्रोड्यूस अ ट्यूब इनसाइड द स्टिग्मा। ओके, द पॉलन प्रोड्यूसेस अ ट्यूब इनसाइड द स्टिग्मा, ओके, जिसको कि हम लोग पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ये स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, दिस पॉलन ट्यूब जर्मिनेट्स, ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है and this pollen tube will enter inside the ovule of the ovary through the micropylar end। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ये पॉलन ग्रेन जो है वो अपने पॉलन ट्यूब को एंटर करवाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? ये कौन सा कंडीशन है? जब स्टिग्मा इस पॉलन को रिकॉग्नाइज कर रही है। ठीक है, एंड द पॉलन थिंक्स दैट एंड द स्टिग्मा थिंक्स दैट द पॉलन इज गुड फॉर मी। ठीक है, ये केस समझ में आया? ठीक है, yes, समझ में आया? अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का केस क्या होता है वो समझो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का केस क्या होता है? जब कोई पॉलन आके लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, कोई पॉलन आकर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, नाउ पॉलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन विल स्टार्ट, पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। एक्चुअल में देखो बातचीत नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में बातचीत होता है, बट इट इज अ सेल मीडिएटेड प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, केमिकल्स के थ्रू इंटरेक्शन होता है, बट वी कॉल इट इंटरेक्शन, की बातचीत कर रहे हैं। ऐसे याद रखने के लिए स्टोरी फॉर्म में बस हम ये याद रखते हैं कि बातचीत हो रही है। ठीक है, तो अब अगर ये स्टिग्मा ऐसा बोल दे कि आई डोंट लाइक दिस पॉलन, आई डोंट लाइक दिस पॉलन, ये जो पॉलन है इस पॉलन को हम नहीं पहचान रहे हैं, और आई डोंट लाइक दिस पॉलन, आई डोंट वांट टू डू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये पॉलन जो है ये मेरे ही प्लांट का है, आई वांट टू गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना हमको, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना हमको, आई वांट टू गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये कोई बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि उसी प्लांट की पॉलन, उसी प्लांट का पॉलन जो है उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया, तो वो स्टिग्मा एक ऑप्शन, स्टिग्मा को पसंद नहीं आया, स्टिग्मा सेज दैट ये वाला पॉलन नहीं चलेगा, आई डोंट लाइक दिस पॉलन, आई वांट टू गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, आई डोंट वांट सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस केस में क्या होगा कि ये पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ट्यूब नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा बिकॉज ये स्टिग्मा जो है, इस स्टिग्मा को पहचान में आ जाता है कि ये इसके खुद के प्लांट का या इसके खुद के फ्लावर का पॉलन है, एंड शी डज नॉट वांट सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज दिस इज, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने वाला मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो इस स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज हो जाता है कि दिस पॉलन इज नॉट फॉर मी, तो ये पॉलन का क्या होगा, ये पॉलन जो है ये डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलन खत्म हो गया। अब किसी दूसरे प्लांट से कोई पॉलन आया, किसी दूसरे प्लांट से विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू कोई पॉलन आया, एंड इट लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, दूसरा पॉलन आया, लेट्स से दिस इज पॉलन नंबर बी, वो पॉलन ए था जो कि स्टिग्मा को नहीं चाहिए था, तो ये दूसरे प्लांट से आ रहा है, दूसरे प्लांट से आ रहा है, तो ये दूसरे प्लांट से आ रहा है, 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 दूसरे प्लां
तो इस स्टिग्मा को तो क्रॉस पॉलिनेशन ही चाहिए था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही चाहिए था, है ना? यस मैम। ये जो स्टिग्मा है, इट वांटेड टू मैरी अ फॉरेनर, इट वांटेड टू मैरी अ फॉरेनर। ये इसको अपने शहर का कोई इंसान नहीं चाहिए था, इट वांटेड टू मैरी अ फॉरेनर। तो नाउ इफ द फॉरेनर कम्स टू द स्टिग्मा, तो ये स्टिग्मा अलाउ करेगी इसको फर्टिलाइज करने के लिए या नहीं करेगी? करेगी मैम, इसको पसंद आएगा तो। ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि शी अगर स्टिग्मा को ये पॉलन ग्रेन पसंद आता है, इफ शी लाइक्स द पॉलन ग्रेन, तो एंड दिस पॉलन इज फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, ओके, so this will be creating cross fertilization. ये जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएगा. She wanted cross fertilization, so she will allow the pollen to grow a pollen tube, and the pollen tube will move through this way and it will enter through the micropylar end and it will fertilize the ovule. ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें कि स्टिग्मा जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन जो उसके ऊपर लैंड हुआ है, वो पॉलन ग्रेन उसके खुद के ही प्लांट का है, एंड शी डज नॉट वांट सेल्फ पॉलिनेशन, उसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए. ठीक है, तो वो क्या करती है ऐसे केस में, उस पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देती है. ठीक है, so it depends upon the stigma. Stigma जो है, she can take the decision, वो decide कर सकती है whether she wants the pollen grain to fertilize the ovaries or not to fertilize the ovaries. ठीक है, so this is the fourth mechanism which is self incompatibility. मतलब आपस में incompatibility है. Incompatibility मतलब आपस में तालमेल नहीं बैठना. तो अपने जैसे के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है, उसको पता है कि वो पर्टिकुलर शहर में, ऐसे किसी शहर में रहती है जहां पे उसको कोई भी लड़का पसंद नहीं आता, कोई भी, she does not like any male over there, so she makes a decision that I will not marry anyone from this particular town. अगर कोई बाहर से कोई विदेशी लड़का आता है, only then I will marry. ठीक है, so she has that decision. तो यही चीज हो रहा है यहाँ पे स्टिग्मा के साथ, यही चीज होता है यहाँ पे फीमेल पार्ट, दैट इज गायनोशियम, उसके साथ. इज दैट ओके? यस मैम। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. कोई ऐसा जिसको कि नहीं समझ में आया हो? मैम इसका मतलब बस यही होता है ना कि बाहर से आने वाला को बाहर से आने वाले पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करेगी, पर खुद के पॉलन ग्रेन्स को रिजेक्ट करेगी. नहीं. That लेकिन is- मैम अगर अपने वाले को, मतलब कि आप अगर उसको अपना वाला पसंद आ गया तो फिर तो वो कर लेगी ना. हाँ, पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है प्लांट्स के केस में. मतलब बहुत सारे क्लास में हम लोग यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ रहे हैं, हेडिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी डाले थे. तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है पसंद ना आना. कंपैटिबल किसको बोलते हैं? कंपैटिबल वो होता है ना, दो फ्रेंड्स कंपैटिबल हैं अगर, मतलब वो एक दूसरे के मतलब साथ, कंफर्टेबल. हाँ कंफर्टेबल मतलब. हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, कंपैटिबल है. अगर दोनों एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हैं, इनकम्पैटिबल हैं, देन दे कैन नॉट स्टे टुगेदर, राइट? तो ऐसे केस में सेल्फ, ये जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का केस है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्लांट का अपना एक मेथड होता है, अपना एक मैकेनिज्म होता है, जिसके थ्रू वो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को. ठीक है, ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, इनब्रीडिंग ना हो. तो ये प्लांट का अपना क्रिएट किया हुआ मैकेनिज्म. ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम. समझ में आ गया? चलो लिख लो इसको. मैम ये डायग्राम भी बनाना है? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, डायग्राम मत बनाओ, क्योंकि ये पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा. ओके मैम. ठीक है, डायग्राम मत बनाओ. सो डन, राइट? समझ में आ गया? आगे बढ़े. यस मैम. किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम. ठीक है, द फोर्थ पॉइंट वाज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ये जब एग्जाम में या फिर टेस्ट में अगर हम पूछे कि व्हाट आर द 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस,
ठीक है, अगर हम सिंपली पूछ दें कि व्हाट आर द 4 इनकम्पैटिबिलिटी डिवाइसेस, ठीक है, और व्हाट आर द 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इन प्लांट्स, अगर हम बस इतना पूछें और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो क्या करोगे, सिर्फ ये 4 पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन हो तो सिर्फ ये 4 पॉइंट्स लिखोगे, दैट इज इट। हर एक पॉइंट पे हाफ मार्क्स अलॉटेड होता है। तो अगर सिर्फ इतना आ जाए तो सिर्फ 2-2 पॉइंट लिखो। अगर बहुत टाइम है, अगर टाइम बहुत है, अगर पेपर देख के लग रहा है कि टाइम काफी है, तो एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो सबको। ठीक है, दैट इज इट। पर अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए, अगर ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में आ जाए, तो आई विल एक्सपेक्ट कि हर एक पॉइंट को चाहे एक लाइन से ही, चाहे एक छोटे से डायग्राम से ही सही, पर किसी चीज से आप लोग एक्सप्लेन करो। ठीक है, अगर 4 मार्क्स में आए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और लिख देना। इज दैट ओके? जैसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को एक्सप्लेन कर देना, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को एक्सप्लेन कर देना, या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जांपल मेंशन कर देना। कुछ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखो, वो हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है मैम। ओके, एक और चीज है यहाँ पे, दिया हुआ है यहाँ पे, if both male and female flowers are present on the same plants, such plants are known as monoecious या dioecious? मैम मोनेशियस। मोनेशियस को बाइसेक्सुअल बोलेंगे या यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। गुड। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद करना होगा। वैसे 12th स्टैंडर्ड के बुक में मोनेशियस और डायोशियस का एग्जाम्पल अलग अलग चैप्टर्स में बार बार आया है। चैप्टर 1 में भी कुछ एग्जाम्पल था, चैप्टर 2 में भी कुछ यस मैम, एग्जाम्पल। कॉकरोच वॉकरोच भी था। हाँ, तो ये जो एग्जाम्पल्स है आपको जहां जहां दिखे एक जगह कलेक्ट करके रखना और याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर बाइसेक्सुअल। उसमें से तुमको नंबर चूज करना पड़ेगा कि 2, 3, 4 ऐसे लिस्ट दे दिया रहेगा। ठीक है, और या फिर मैच करने को दे सकते हैं, तो यू विल हैव टू रिमेम्बर। तो प्लांट्स के केस में मोनेशियस की अगर बात करें हम, देखो एनिमल्स में बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल टर्म यूज होता है, पर प्लांट्स के केस में जनरली हम लोग मोनेशियस और डायोशियस टर्म यूज करते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर जनरली ऐसा होता है। तो मोनेशियस प्लांट्स का एग्जांपल क्या है? कैस्टर एंड मेज। डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं मोनेशियस और डायोशियस का। इसका एग्जांपल है कैस्टर एंड मेज। ओके मैम, ये प्लांट्स और ये एनिमल्स आप क्या लिखी हैं, क्या मतलब इसका? प्लांट्स के केस में मोनेशियस टर्म यूज होता है ज्यादातर, और एनिमल्स के केस में बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज होता है। होता एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग हो जाता है प्लांट और एनिमल में। ठीक है, यस मैम। ओके। अगर हम बात करें डायोशियस की, डायोशियस इज यूनिसेक्सुअल, राइट? यस मैम। Only one sex is present on the flower or on the organism. ठीक है, और डायोशियस का एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखो, क्या क्या दिया है एनसीईआरटी में? पपाया। मैम बनाना भी तो हो सकता है ना? बनाना भी डायोशियस